हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है सोने चांदी के कद्दू घर के जादू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में दिव्या नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। दिव्या के घर में बहुत ज्यादा गरीबी थी। दिव्या और उसके माता पिता को हर छोटी चीजों के लिए तरसना पड़ता था। दूसरी तरफ दिव्या शहर में जादू सीखने वाले एक कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। फिर एक दिन तेज तूफान की वजह से दिव्या के घर की छत टूट जाती है। टूटी हुई छत ठीक करवाने के लिए दिव्या के माता पिता के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, जिस वजह से वो तीनों घर के बाहर खुले में ही रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। साथ ही उन दिनों बहुत कड़क ठंड का मौसम चल रहा था। दिव्या तो किसी तरह ठंड बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन उसके माता पिता की उम्र हो गई थी, इसीलिए ठंड की वजह से वो दोनों बहुत बीमार पड़ जाते हैं। हे ऊपर वाले, मेरे घर पर एक के बाद एक नई मुसीबत आ रही है। अब मैं अपने माता पिता का इलाज कैसे करवा पाऊंगी? मेरे पास तो एक भी फूटी कौड़ी तक नहीं है। फिर अगले दिन दिव्या पैसों की मदद मांगने के लिए अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के पास जाती है। सर जी, मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। मेरे माता पिता बहुत ज्यादा बीमार हैं। उनके इलाज के लिए मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, इसीलिए आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मैं कड़ी मेहनत और मजदूरी करके आपके पैसे लौटा दूंगी। दिव्या की ये बात सुनकर प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। क्यों दिव्या, तुझे मैं बेवकूफ लगता हूँ क्या? तूने कई महीनों से कॉलेज की फीस नहीं भरी और मुफ्त में यहाँ जादू सीख रही है। ऊपर से तू मुझे अपने माता पिता की बीमारी का बहाना बनाकर मुझसे पैसे ऐंठना चाहती है। मैं तेरे जैसी चालाक लड़कियों को अच्छी तरह जानता हूँ। नहीं नहीं सर जी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। हम लोग बहुत गरीब हैं। मेहरबानी करके मेरी मदद करिए। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता, और वैसे भी मैंने तेरा नाम इस कॉलेज से काट दिया है। कल से तुझे कॉलेज आने की भी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद दिव्या रोते हुए प्रिंसिपल के कमरे से बाहर निकल जाती है। हे ऊपर वाले, ये दुनिया कितनी मतलबी है। मुसीबत के वक्त गरीब की कोई भी मदद नहीं करता। अब मैं अपने माता पिता का इलाज कैसे करवाऊंगी? तभी अचानक कॉलेज के कमरे से दिव्या को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। उस कमरे पर बहुत ही बड़ा सा ताला लगा हुआ था। साथ ही उस पर एक बोर्ड भी लगा था, जिस पर लिखा था कि अंदर जाना सख्त मना है। दिव्या उस कमरे के दरवाजे पर मौजूद शीशे से अंदर झांकने लगती है। वो देखती है कि अंदर सोने और चांदी से बने हुए दो कद्दू बैठे रो रहे थे। कोई हमें यहाँ से बाहर निकालो, वरना वो दुष्ट प्रिंसिपल हम दोनों को जान से मार देगा। ये सुनकर दिव्या के होश उड़ जाते हैं। अरे, ये दोनों कद्दू बोल कैसे रहे हैं? अच्छा, तो हमारे प्रिंसिपल ने इन दोनों बेचारे कद्दू को कैद करके रखा है। मुझे इन दोनों को बचाना होगा। उसके बाद दिव्या कमरे की खिड़की तोड़कर अंदर दाखिल हो जाती है। फिर दिव्या उन दोनों कद्दू को उठाकर कॉलेज से बाहर भाग जाती है। थोड़ी ही देर के बाद दिव्या उन दोनों कद्दू को लेकर अपने माता पिता के पास चली जाती है। तभी अचानक वो दोनों कद्दू दिव्या के हाथ से छूटकर जमीन पर बैठ जाते हैं। देखते ही देखते उन दोनों के शरीर का आकार बहुत ही विशाल हो जाता है और वो दोनों सुंदर से जादुई सोने चांदी की कद्दू घरों में बदल जाती हैं। हम दोनों को आजाद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लड़की। हम जादुई तो सोने चांदी के कद्दू घर हैं। हम इस एहसान के बदले तुम्हारी 2 इच्छा पूरी करेंगे। हमारे घर की छत टूट गई है
क्या तुम हमारे घर को ठीक कर सकते हो? दिव्या के इतना कहते ही चांदी के जादुई कद्दू घर के अंदर से ढेर सारी चांदी बाहर निकलने लगती है। देखते ही देखते वो एक बहुत ही बड़ा सुंदर सा चांदी का घर बनकर तैयार हो जाता है। अरे वाह, मजा आ गया। इतना सुंदर घर तो पूरे गांव में किसी का नहीं है। सुनो, मुझे ढेर सारी दौलत चाहिए ताकि मैं और मेरे माता पिता पूरी जिंदगी ठाठ से रह सकें। अच्छा रुको, मैं अभी तुम्हारी इस इच्छा को पूरा करता हूँ। इतना कहकर सोने के जादुई कद्दू घर का दरवाजा खुल जाता है और उसके अंदर से हवा में उड़ते हुए ढेर सारे सोने के बिस्किट बाहर निकलने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ बहुत सारे सोने के बिस्किट जमा हो जाते हैं। अच्छा, अब हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं। हमें अपनी जादुई दुनिया में वापस जाना है, ठीक है? इतना कहकर फिर वो दोनों जादुई सोने चांदी के कद्दू हवा में उड़कर वहाँ से अपनी जादुई दुनिया में चले जाते हैं। इस तरह से दिव्या की गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है और वो अपने माता पिता का अच्छी तरह से इलाज करवाकर उनके साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है गर्भवती बहू के जादुई क्रीम और मस्कारे की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। अभिषेक की शादी ऐश्वर्या से हुई थी। ऐश्वर्या बहुत खूबसूरत थी। शादी के 4 साल बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हुई। फिर जब छोटे भाई अनुराग की शादी हुई तो खुश रहो बेटी, जल्दी ही हमारे घर में खुशखबरी सुनाना। निशा का रंग बहुत काला था, जबकि उसकी जेठानी ऐश्वर्या बहुत गोरी थी। ऐश्वर्या बहुत ही घमंडी और नक्चड़ी भी थी। वो घर का कोई भी काम नहीं करती थी। निशा बहुत ही सीधी सादी थी। ऐश्वर्या ने निशा के आते ही घर के सारे काम की जिम्मेदारी उस पर ही डाल दी। कुछ दिनों बाद एक बार ऐश्वर्या की बहन विद्या जब उनके घर पर आई तो, ऐश्वर्या, तेरी देवरानी इतनी काली है, तुम लोगों ने शादी से पहले देखा नहीं था क्या? अरे, अनुराग की लव मैरिज हुई है, हम क्या कर सकते थे, उनकी ही पसंद है। दोनों बहनें कहकर हंस पड़ी। निशा ने उनकी सारी बातें सुन ली थी और वो बेचारी उदास हो गई। एक दिन जब निशा बाजार से सब्जी लेकर घर आ रही थी, तभी उसने देखा कि सड़क के किनारे एक औरत जमीन पर गिरी हुई थी और उसके झोले में से सामान इधर उधर बिखर गया था। निशा ने उसके झोले में सारा सामान रखकर उसे थमा दिया, उसको बैठाकर पानी पिलाया। उसके हाथों पर चोट लग गई थी, तो निशा ने तुरंत अपने रुमाल से उसके घाव को साफ कर दिया और अपने दुपट्टे का एक टुकड़ा फाड़कर उस पर बांध दिया। आपको कहाँ जाना है? मैं रास्ता भूल गई हूँ। क्या तुम्हें पता है कि शिवनाथ चौक कहाँ पर है? चलिए, मैं आपको वहाँ तक छोड़ देती हूँ। मैं भी वहीं पर जा रही हूँ। निशा ने एक रिक्शा रुकवाया और उसको सहारा देकर बिठा दिया। जब रिक्शा शिवनाथ चौक पहुँचा, तो वो औरत उतर गई और उसने निशा को अपने झोले में से एक मस्कारा निकाल कर दिया और बोली, मैं एक जादूगरनी हूँ बेटी, और ये एक जादुई मस्कारा है। ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काकी। निशा ने वो मस्कारा ले लिया और वो जादूगरनी वहाँ से चली गई। निशा ने घर आकर वो मस्कारा खोलकर अपनी आँखों में लगा लिया। जब दूसरे दिन वो सुबह उठी तो उसने अपना चेहरा आईने में देखा और वो हैरान रह गई और अपने पति से बोली, ये देखिए, मैं तो भाभी की तरह गोरी हो गई हूँ। अनुराग ने निशा को देखा तो वो उसे देखता ही रह गया और फिर बोला, ये कैसे हुआ?
तब निशा ने अनुराग को सारी बात बताई। निशा रोज रात को वो मस्कारा लगाकर सोती। उसकी शादी को लगभग 1 साल हो गए थे। अब उसकी तो दुनिया ही बदल गई थी। निशा माँ बनने वाली थी। जब घर में सबको इस बात का पता चला तो सब बहुत खुश हुए। ऐश्वर्या तो जल भुनकर राख हो गई थी। एक बार उसकी जेठानी की बहन विद्या फिर आई और उसको देखते ही बोली, अरे ऐश्वर्या, ये प्लास्टिक सर्जरी करा कर आई है क्या? अरे नहीं, पता नहीं कैसे ये इतनी गोरी हो गई और अब तो माँ भी बनने वाली है। घर में उसकी इज्जत बढ़ गई है, जैसे मैं कुछ हूँ ही नहीं। निशा का खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आया था। ऐश्वर्या को इस बात पर बहुत गुस्सा आता था। उसने एक दिन निशा को मस्कारा लगाते हुए देख लिया। एक दिन जब निशा किसी काम से बाहर गई थी, ऐश्वर्या सीधा उसके कमरे में गई और उसके जादुई मस्कारे का डब्बा उठाकर अपने कमरे में लेकर चली गई। उसने उसकी जगह बिल्कुल वैसा ही मस्कारा उसके टेबल पर रख दिया। ऐश्वर्या जब सोने गई तो रात में उसने मस्कारा अपनी आँखों में लगा लिया। जब वो सुबह उठी तो उसके पूरे चेहरे पर लाल लाल दाने निकल गए थे। वो रोते हुए अपनी सास के पास आई और बोली, अरे ये क्या हुआ बहू? ऐश्वर्या ने उनको वो सारी बातें बताई। ऐश्वर्या, जलन की भी कोई सीमा होती है। निशा बेचारी पहली बार थोड़ी सी खुश हुई थी, पर तुमसे तो उसकी खुशी देखी ही नहीं गई। माँ जी, जब से उसने ये मस्कारा लगाना शुरू किया है, हर जगह उसी को सब पूछते हैं। मैं तो किसी को दिखाई भी नहीं पड़ती। रंग तो मेरा भी गोरा ही था ना। निशा पीछे खड़ी होकर सब कुछ सुन रही थी। जब से मैं इस घर में आई हूँ, तब से अपने काले होने का तंज झेल रही हूँ। आप मेरी जेठानी हैं। बजाय इसके कि आप मेरा साथ देती, अपनी बहन के साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ाती हैं। मेरे काले रंग का मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, काले को काला ही कहेंगे ना, इसमें नाराज होने की क्या बात है? बहरहाल जादुई मस्कारा उसी के लिए है जिसको वो मिला है। मेरा मस्कारा मुझे वापस कर दीजिए। ऐश्वर्या ने उसका मस्कारा चुपचाप उसे वापस दे दिया। ऐश्वर्या ने अपनी मस्कारे वाली डिब्बी रख ली और उसकी रखी हुई डिब्बी उसे वापस कर दी। ऐश्वर्या दिन रात अपने कमरे में ही पड़ी रहती। डॉक्टर को भी दिखाया, पर उसके चेहरे का रंग काला पड़ता जा रहा था। कई महीने बीत गए। एक दिन ऐश्वर्या रोते हुए निशा के पास आई और बोली, निशा, मुझे माफ कर दो। मैं बदले की आग में जल रही हूँ। अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हारे दिल पर क्या गुजरती रही होगी जब सभी तुम्हारा मजाक उड़ाते होंगे। उसका ये हाल देखकर निशा बहुत दुखी हुई, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी सिवाय तसल्ली देने के। ऐश्वर्या बिल्कुल बदल गई थी। निशा के साथ मिलकर घर का सारा काम भी करती और उसका ध्यान भी रखती। एक दिन जब निशा सब्जी लेने बाजार जा रही थी, तो अचानक वही जादूगरनी उसे फिर से दिखाई पड़ी। वो झट से उसके पास पहुंच गई और उसने उसके पैर छूकर कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा पूरा जीवन ही बदल दिया। चलिए, आज आप मेरे घर चलिए। मैं आपको अपने हाथों का बना हुआ खाना खिलाना चाहती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो निशा, इसीलिए जादुई मस्कारे ने तुम्हारी मदद की। आप मेरी जेठानी ऐश्वर्या को पहले जैसा कर दीजिए। उसको अपने किए की बहुत बड़ी सजा मिल चुकी है। वो बहुत पछता रही है और हो सके तो उन्हें भी एक संतान दे दीजिए। तब उसने अपने झोले से निकालकर एक क्रीम का डब्बा उसे दिया और बोली, उससे कह देना अगर वो अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ेगी तो इस क्रीम का कोई भी फायदा नहीं होगा।
और हाँ, तुम 5 गरीब औरतों को खाना खिला देना। समझ लेना मैंने खा लिया। ये कहकर वो जादूगरनी तुरंत वहाँ से गायब हो गई। जब निशा घर आई तो उसने ऐश्वर्या को वो क्रीम देते हुए कहा, भाभी, आपको अपने आप को बदलना होगा, तभी ये जादुई क्रीम अपना जादू दिखा पाएगी। आपका चेहरा पहले जैसा हो जाएगा और आपको संतान का सुख भी प्राप्त होगा। निशा, मैं अपने आप को पूरी तरह से बदल दूंगी। बस एक बार मेरा चेहरा पहले जैसा हो जाए और मेरी गोद भर जाए। कुछ ही दिनों बाद दोनों देवरानी जेठानी ने प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म दिया। अब दोनों बहुएं प्रेम से रहने लगी। फिर एक दिन, छोटी बहू, तुम्हारी जादुई क्रीम और मस्कारा तो वाकई जादुई है। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। दोनों बहुएं मुस्कुराकर अपने बच्चों को प्यार से दादी की गोद में डालकर अपने कामों में व्यस्त हो गयी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।